हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जीन लिंकेज। न सिर्फ जीन लिंकेज है बल्कि जीन लिंकेज से रिलेटेड बहुत सारे सवालात के जवाब भी आज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, पेरेंटल फिनोटाइप क्या है और रिकम्बिनेंट फिनोटाइप क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है और T.H. मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इस लेक्चर में शामिल है। और साथ ही साथ जीन लिंकेज के कॉन्सेप्ट के साथ साथ जीन लिंकेज को किस तरह हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि जीन लिंकेज हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम आपको बता देंगे। तो ढेर सारे सवालात के जवाब यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको जीन लिंकेज के टाइप्स भी बता देंगे। कंप्लीट जीन लिंकेज, इनकम्प्लीट जीन लिंकेज, ऑटोसोमल जीन लिंकेज, सेक्स जीन लिंकेज, ये सारे सवालात के जवाब सिर्फ इस एक वीडियो में शामिल है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको लाइक करोगे, वीडियो को लास्ट तक देखना लाजमी है, तो आपको गारंटी के तौर पर समझ आ जाएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। जीन लिंकेज, पहले हम आते हैं क्रोमोसोम की तरफ। क्रोमोसोम जैसे कि अगर हम लिखते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं, आपके सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। बहुत सारे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये जोड़े की सूरत में होते हैं, तो मैं जोड़े की सूरत में अगर एक क्रोमोसोम अगर लिख दूं, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है। अगर ये दो क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम पैटर्नल हो, पैटर्नल का मतलब क्या है, ये फादर से आया हुआ है, दूसरा क्रोमोसोम मैटरनल से आया हुआ है, ठीक है, मैटरनल क्रोमोसोम है। इस तरह के दो क्रोमोसोम जब एक साथ हो जाए, हम इसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसको क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसको कहते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का याद करना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि इस टॉपिक में होमोलोगस क्रोमोसोम बार बार यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ऐसे दो क्रोमोसोम का जोड़ा जिसमें से एक पार्टनर फादर से आया हो, दूसरा मदर से हो। जैसे को आपको पता है कि बच्चे के अंदर जो क्रोमोसोम आते हैं वो फादर, मदर और इनसे जब बच्चा हो जाएगा तो हाफ क्रोमोसोम फादर से आएंगे, हाफ क्रोमोसोम मदर से आएंगे। तो जो क्रोमोसोम एक तरफ फादर से आया, दूसरी तरफ मदर से आया, वो दो क्रोमोसोम की जोड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम उसको कहते हैं। एक चीज़ आपको समझ आ गया। अब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जीन। ये भी हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? जीन्स होते हैं, जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। ये हमारे पास है जीन ऑन द क्रोमोसोम। आपकी आसानी के लिए मैं एक और क्रोमोसोम भी अलग से लिख लेता हूँ। एक और क्रोमोसोम भी, कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर भी क्या मौजूद है? जीन मौजूद है। ये तो हमने पढ़ा था ना, कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। अब ये क्रोमोसोम जब गैमीट्स बन रहे होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, आपको पता है कि मियोसिस के दौरान गैमीट्स बनते वक्त क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये क्रोमोसोम एक गैमीट में चला जाएगा, ये दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ये जो जीन है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो दो क्रोमोसोम है, ये जीन, ये वाला, इस जीन से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगर ये दो क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं तो ये जीन भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है। इनहेरिट हो गया, सेपरेटली इनहेरिट हो गया, मतलब आने वाला जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर ये जीन भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन ये जीन एक दूसरे से क्या हो गए थे? अलग होकर के आ गए थे, ठीक है। ये एक अलग सा टॉपिक था। अब देखिए, मेंडल को ये मालूम नहीं था कि जीन जो है
इस एक जीन के अलावा क्रोमोसोम पर और भी जीन होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, अगर मेरे को तो ये एक पार्टनर है और ये इसका दूसरा पार्टनर है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है, पार्टनर है। ये दो तो अलग हो गए, ठीक है, ओके, मान लिया। अब ये वाला जो जीन है, ये जीन और ये जीन इसके साथ अभी भी मौजूद है। जब ये क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पर सेल के अंदर चला जाएगा तो ये वाले जीन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो सवार करते हैं, ठीक है, स्टे कर रहे होते हैं। अब आप देखो, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पर है और इसका दूसरा पार्टनर यहाँ पर है। गेमीट बनते वक्त जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो जीन भी अलग हो गए, बिल्कुल जीन सेपरेट हो गए। अब देखें, अगर इस क्रोमोसोम पर एक जीन मौजूद हो और इधर एक दूसरा जीन मौजूद हो, यहाँ पर एक और जीन भी मौजूद हो, तो क्या होगा? जब ये क्रोमोसोम गेमीट के अंदर चला जाएगा तो वो जो जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है वो तो एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। मिसाल, ये जो जीन आप देख सकते हैं, ये वाला जीन और ये वाला जीन, या ये जीन या ये जीन, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टे करेंगे। ऐसे जीन जो एक दूसरे के साथ स्टे कर रहे होते हैं लिंक्ड जीन कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड व्हाट जीन? दे आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन। तो ये लिंक जीन है। ये क्रोमोसोम जहां जाएगा ये जीन उधर ही चले जाएंगे, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो जाएंगे। तो अगर इस जीन के मुकाबले में इसको देखा जाए तो ये दोनों लिंक नहीं है, क्योंकि ये वाला जो जीन आप देख रहे हैं ये एक क्रोमोसोम पर है और दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पर मौजूद है। तो ठीक है, ये जीन तो अलग हो सकते हैं। ये तो मेंडल ने जो लॉ बनाया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम और आपने बड़े एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था, वो तो हमने पढ़ा था मेंडल्स लॉ में। लेकिन यहाँ पर अब हमको आपको ये बताता चले कि ये जो जीन यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, ये जीन एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, यूजुअली अलग नहीं होते, ठीक है, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये अलग नहीं होते हैं। ऐसे जीन का नाम क्या है? लिंक्ड जीन्स। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। वो जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम, अब ये देखिए ये आपकी क्रोमोसोम है, ठीक है, इस एक क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन मौजूद है, सेम क्रोमोसोम दैट टेंड टू इनहेरिट टुगेदर। अब इनहेरिट का मतलब ये बच्चों में एक साथ जा रहा है, ठीक है, इनहेरिट टुगेदर आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन। अब इस फिनोमेना को, जिसमें एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन स्टे कर रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन स्टे कर रहे हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? जीन लिंकेज इसको कहते हैं। अब जीन लिंकेज एक और कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया, ठीक है। अब है ऑल द लिंक्ड जीन्स। अब देखिए, आपके बॉडी में बहुत सारे क्रोमोसोम मौजूद है, तो बहुत सारे क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे लिंक्ड जीन होंगे। तो जीन एक लिंक्ड जीन थोड़ी है, बहुत सारे लिंक्ड जीन हमारे पास है। सो ऑल द लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द सेम होमोलोगस पेयर। अब ये आपके पास एक होमोलोगस पेयर है, ठीक है, इसके ऊपर एक होमोलोगस पेयर है। एक इंसान के बॉडी में बहुत सारे होमोलोगस पेयर्स होते हैं, ठीक है, एक ज़्यादा होते हैं ना। तो एक होमोलोगस पेयर के ऊपर जितने भी लिंक्ड जीन्स हैं उन सब से एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है लिंकेज ग्रुप। अब ये तीसरा डेफिनेशन आपका हो गया। लिंकेज ग्रुप क्या है? ऑल द लिंक्ड जीन्स फाउंड ऑन द सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसका लिंकेज ग्रुप। तो अगर आपकी जिस्म में इस तरह का एक और होमोलोगस पेयर हो तो फिर आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर 2 लिंकेज ग्रुप होंगे। अगर इस तरह के 3 होमोलोगस पेयर होंगे तो आपके पास 3 लिंकेज ग्रुप होंगे। और अगर 4 होमोलोगस पेयर होंगे तो 4 लिंकेज ग्रुप। इस तरफ चलते चलते आप बता सकते हैं कि कितने लिंकेज ग्रुप्स हैं। तो एक लिंकेज ग्रुप के लिए हम लोग किस चीज़ को कंसिडर करेंगे? एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 3 डेफिनेशन हमारे पास आ गए। अब ये बताना बहुत ज़्यादा आसान है कि जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन स्टे करते हैं। एक एग्जांपल भी हमारे पास अवेलेबल है। वो एग्जांपल क्या है? देखें, इंसान के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 46 तक आप जा सकते हैं। इंसान के बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11, लेट सपोज ये एक क्रोमोसोम है। इस तरह चलते चलते यहाँ पर है क्रोमोसोम नंबर 11। बहुत सारे क्रोमोसोम, इसमें 11th क्रोमोसोम जो है, 11th क्रोमोसोम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक जीन नज़र आएगा और दूसरा जीन नज़र आएगा और एक और जीन भी नज़र आएगा। 3 जीन एक साथ आप एक क्रोमोसोम पर नज़र आएंगे। 3 जीन
एक ही क्रोमोसोम के ऊपर आपको नजर आएंगे। अब वो कौन कौन से हैं? एक जीन जो है वो सिकल सेल एनीमिया, एक बीमारी का आपने नाम सुना होगा, ये उसका जीन है। दूसरा जो है वो ल्यूकीमिया का है, ल्यूकीमिया का जीन है। ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर। थर्ड जीन जो है वो हमारे पास है एल्बिनिज्म। थर्ड जीन हमारे पास किस चीज का है? एल्बिनिज्म। अब ये बीमारी है, ठीक है, ये 3 डिसऑर्डर्स है। तीनों डिसऑर्डर्स की जीन आपके क्रोमोसोम नंबर 11 पर मौजूद है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पर ये जो 3 जीन है, हम लोग उसको क्या नाम देंगे कि ये जीन लिंक्ड है। क्यों लिंक है? क्योंकि ये एक क्रोमोसोम पर स्टे कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, सो वी कॉल इट द लिंक्ड जीन्स। एक एग्जांपल था, आपको मैंने बता दिया। तो चलिए जनाब, अब हम आते हैं कि जब हमारे स्टूडेंट्स को लिंक्ड जीन्स का पता चल जाए, ओके लिंक्ड जीन, अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि जीन लिंकेज हो गया है। उसके लिए हमने एक टी.एच. मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, ये सारा का सारा जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आज के लेक्चर का बेसिक पार्ट यही है कि मैं आपको टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट बताऊँ। आपको पहले पता होना चाहिए कि हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जीन लिंकेज को डिटेक्ट कर सकें कि जीन लिंकेज होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो हमें कैसे पता चले कि जीन लिंकेज हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं, अब मैं ये चीज़ें जो है यहाँ से मैं मिटाने जा रहा हूं। अच्छा, यहां से इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब बेशक वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सबको मिटा दूं। अब मैं आपको बताता हूं पेरेंटल फिनोटाइप और दूसरा है रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। ये क्या चीज है? पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंटल फिनोटाइप और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप, फिनोटाइप तो हमें पता है, जो ज़ाहरी शक्ल सूरत जो हमें नज़र आता है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स लंबे कद का है, दूसरा शख्स छोटे कद का है, तो कद एक क्या है? कद एक फिनोटाइप है। छोटा कद, लंबा कद एक फिनोटाइप है। एक फूल का सुर्ख कलर, दूसरे फूल का वाइट कलर, तो कलर ऑफ द फ्लावर इज ऑल्सो अ फिनोटाइप। जो नज़र आता है दैट्स कॉल्ड फिनोटाइप। पेरेंटल फिनोटाइप क्या है? जब आप दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करते हैं या दो इंसेक्ट्स को आपस में क्रॉस करते हैं, तो जब हम उनको क्रॉस करते हैं उनके पास जो जो फिनोटाइप मौजूद होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पेरेंटल फिनोटाइप। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, हमने दो मक्खियों को का क्रॉस किया। तो एक किस्म की मक्खी है, उसका नाम है फ्रूट फ्लाई, और इसका जो अब नाम है दैट इज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक मशहूर मक्खी है जिसके ऊपर टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था? उसने एक मक्खी का इस्तेमाल किया था जिसकी विंग्स पर बहुत नॉर्मल विंग्स थे, और दूसरा जिसका विंग जो है वो नॉर्मल नहीं थे, वो वेस्टिजियल टाइप इस तरह के विंग्स थे, और दूसरा एक का जिस्म ग्रे कलर का था, दूसरे का जिस्म ब्लैक कलर का था। तो अब आपने इनको एज अ पेरेंट्स लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पेरेंट है इसके पास जो जो खसूसियत है ये है आपका पेरेंटल फिनोटाइप, ठीक है। ये इनके माँ बाप है, तो माँ बाप के अंदर जो खसूसियत है दैट इज पेरेंटल फिनोटाइप। चाहे माँ बाप में सुर्ख कलर है, ब्लैक कलर है, व्हाट्सो कलर जो है वो उनका पेरेंटल फिनोटाइप कहलाएगा। अब इनसे आपको बच्चे मिलेंगे, इनसे आपको बच्चे मिलेंगे। जब आपको बच्चे मिलेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह होंगे, उसको आप बोलेंगे पेरेंटल फिनोटाइप, क्योंकि उनका शक्ल बिल्कुल एग्जैक्ट अपने माँ बाप की तरह है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जिसमें कोई भी बच्चा एग्जैक्टली ना तो इस पेरेंट की तरह है ना इस पेरेंट की तरह, यानी उसमें थोड़ी बहुत चेंज आ गई होगी। मैं आपको मिसाल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल विंग ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग ब्लैक बॉडी। ये दो इंसेक्ट जब आप इसको क्रॉस करते हैं आपके पास जब बच्चे आएंगे
तमाम के तमाम बच्चे हमारे पास इनके आ गए थे, ग्रे बॉडी इनका था, सबका ग्रे बॉडी था और उनका विंग्स जो था वो नॉर्मल विंग्स थे। यानी ये वाला जो पर वाला खसूसियत है ये सब के सब छुप गया था। इसका मतलब है कि नॉर्मल जो विंग है ये डोमिनेंट है इसके ऊपर, वेस्टिजियल विंग इसको बोलते हैं, इस तरह के पर होते हैं वेस्टिजियल पर बोलते हैं, विंग बोलते हैं। और ग्रे बॉडी डोमिनेंट है ब्लैक बॉडी के ऊपर, क्योंकि सारे बच्चे जो थे वो ग्रे बॉडी के आ गए थे, उसका विंग भी नॉर्मल था। फिर हमने इनको आपस में जब क्रॉस किया, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों करते हैं? टेस्ट क्रॉस हम इसलिए करते हैं कि पता लगाने के लिए कि आया इनके अंदर कोई जीन लिंकेज हुआ था या नहीं हुआ था। तो टेस्ट क्रॉस का रूल आपको क्या करना, टेस्ट क्रॉस में आपको पता होना चाहिए F1 के जो भी बच्चे आ जाए, देखिए यहां पर आपने जिनको मिलाया था ना, दैट इज P1, ये पेरेंट्स हैं, ये क्या हमारे पास ये पेरेंट्स हैं। और जब आप इन पेरेंट को आपस में क्रॉस करोगे तो आपको बच्चे आएंगे। वो जितनी भी बच्चे आएंगे, मतलब ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, ये इस तरह के, ये हमारे पास आ जाएंगे F1, ये हमारे पास सारे आ जाएंगे F1। अब जब F1 में आपको टेस्ट क्रॉस करना है, टेस्ट क्रॉस करने के लिए आपको दो जानदार चाहिए। एक जानदार आप F1 से उठाओगे, दूसरा P1 में जो रिसेसिव है। यहां पर रिसेसिव कौन सा है आपको मैं बताता चलूं कि नॉर्मल विंग डोमिनेंट है वेस्टिजियल विंग के ऊपर, ग्रे बॉडी डोमिनेंट है ब्लैक बॉडी के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका रेसेसिव ट्रेट है, ये जो वेस्टिजियल विंग और ब्लैक बॉडी है ये आपका रेसेसिव ट्रेट है। तो हम क्या करेंगे, हम F1 से एक बच्चा उठाएंगे ग्रे बॉडी, ठीक है, दैट इज ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी, और साथ साथ उसका विंग क्या है, नॉर्मल विंग, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग, ठीक है। ये आ गया आपका F1 से। क्रॉस करते हैं इसको किसके साथ, P1 रेसेसिव। P1 में रेसेसिव दो पेरेंट्स से एक तो जरूर रेसेसिव होगा, ये डोमिनेंट है ये रेसेसिव है। ये क्यों डोमिनेंट है मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये कल इसलिए डोमिनेंट है क्योंकि F1 में जो नजर आया वो डोमिनेंट है। अब F1 में देखो, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दूं, इसकी बॉडी को, ये जो एक इंसेक्ट है इसकी बॉडी को मैं बिल्कुल ब्लैक कर लेता हूं। मेरे पास ग्रे कलर का कोई कलर है ही नहीं, तो लिहाजा ये आपका ग्रे कलर का है। अब आप इन दोनों को गौर से देखें, इनके अंदर जब F1 के बच्चे आए तो F1 में ये वाला कलर गायब था, ब्लैक कलर नहीं था, ग्रे कलर था। इसका मतलब है ग्रे कलर ब्लैक के ऊपर डोमिनेंट है। और विंग में से बच्चों के अंदर जो विंग थे वो बच्चों के पास ये वाले विंग थे, ये वाली विंग एब्सेंट थे। जो F1 में जो फिनोटाइप नजर आए वो फिनोटाइप डोमिनेंट है, और जो नजर नहीं है वो रेसेसिव है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक कलर रेसेसिव है और वेस्टिजियल विंग रेसेसिव है। तो हम लोग इसको किसी ऐसे इंसेक्ट के साथ क्रॉस करेंगे जिसका कलर क्या हो, ब्लैक बॉडी हो और उसकी विंग्स क्या हो, वेस्टिजियल विंग्स हो कैस हो। अब आप इनको क्रॉस कराएं, ये दो इंसेक्ट्स है। मैं दोबारा एक थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ ऐसे कंफ्यूज होंगे। T.H. मॉर्गन ने दो इंसेक्ट लिए थे, फ्रूट फ्लाई का नाम था, उसका नाम था ड्रोसोफिला भी इसको हम कहते हैं। उसने दो तरह के फ्रूट फ्लाई लिए थे, एक जो था एक के पास नॉर्मल विंग्स थे जैसे कि डायग्राम आपको नजर आ रहा है, दूसरे के पास वेस्टिजियल विंग्स थे। एक का कलर ग्रे था, दूसरे का कलर ब्लैक था। और उन्होंने इसका क्रॉस के बच्चे आगे, जाहिर है एक मेल था एक फीमेल थे, बच्चे आगे सारे के सारे बच्चे जो थे वो इसकी तरह थे, जो नॉर्मल विंग और ग्रे बॉडी वाले थे सारे बच्चे। ये हमारे पास F1 आ गए। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम चेक करना चाहते कि आया लिंकेज हुआ है कि नहीं हुआ है, जीन लिंकेज का फिनोमेना हुआ है नहीं हुआ। उसके लिए हमने क्या किया, हमने टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस कैसे किया जाता है, टेस्ट क्रॉस करने के लिए आप F1 में जो भी बच्चे आ गए उनमें से एक बच्चा उठाना है आपने और उसको क्रॉस करना है। ये जो पेरेंटल है उनमें से पेरेंटल, तो ये भी पेरेंटल ये भी पेरेंटल है, आपने रेसेसिव उठाना है, ये तो डोमिनेंट है, रेसेसिव पेरेंट को आपने इसके साथ क्रॉस करना है। तो रेसेसिव हमारे पास ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स था और डोमिनेंट जो F1 था हमारे पास ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग था। हमने इनको आपस में क्रॉस किया था और बच्चे हमारे पास आ गए। हमने देखा कि यहां पर ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग, अब जरा देखो, आपसे मैं पूछा था ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग, ये
पेरेंटल फिनोटाइप है या ये रिकम्बाइन हो गया, नया है। तो आप पेरेंट्स में ज़रा चेक करें। पेरेंट में नॉर्मल विंग ग्रे बॉडी, ये नॉर्मल विंग ग्रे बॉडी, यानी ये पेरेंटल टाइप के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेरेंटल टाइप्स के हैं ये सारे बच्चे। 965 थे वो, उन्होंने जब तजर्बा कर रहा था तो तजर्बे के हिसाब से 965 थे। अब ये दूसरे जो बच्चे आए वो क्या थे, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स। अब ब्लैक बॉडी के साथ तो पहले से वेस्टिजियल विंग्स हैं, ब्लैक बॉडी के साथ वेस्टिजियल विंग, यानी ये भी पेरेंटल है। ये भी हमारे पास क्या है, पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, पेरेंटल फिनोटाइप है ये। अब आप इस पर आ जाओ, ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग। ग्रे बॉडी आमतौर पर नॉर्मल विंग रखता है, लेकिन यहां पर ग्रे बॉडी के साथ क्या है, वेस्टिजियल विंग आ गया। ये पेरेंटल नहीं है, ये रिकम्बाइंड है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट वाला बच्चे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट वाले बच्चे कितने थे, वो 206 थे, 206 थे। अब यहां पर जो चौथा आप ज्यादा देखे, चौथा हिस्सा देखिए, ब्लैक बॉडी। देखिए ब्लैक बॉडी का जो भी इंसेक्ट है उसके पास विंग वेस्टिजियल होने चाहिए, लेकिन यहां पर ब्लैक बॉडी तो है लेकिन उसका विंग क्या है, नॉर्मल विंग आ गए। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है रिकम्बाइंड। तो इसके साथ मैं लिख लेता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। आपको तो मैंने पहले बताया था रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप क्या है, पेरेंटल फिनोटाइप क्या है। तो ये दो पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, और ये भी क्या है, ये भी रिकॉम्बिनेंट है। आप लोग नंबर से परेशान मत होना, इसके अंदर एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा आइडिया है। क्रॉस हमारे पास आ गया। अब आपने करना क्या है, आप इनकी तादाद को देखो। ये जो 4 किस्म के बच्चे आ रहे हैं, 4 किस्म के बच्चे, 4 रेशो आएगा आपके पास, ठीक है। अगर ये रेशो इक्वल था, इस तरह से था 1:1:1:1:1, अगर सारे बराबर थे, यानी पेरेंटल और रिकम्बिनेंट इक्वल थे, ये पेरेंटल इस पेरेंटल की इक्वल था, रिकम्बिनेंट ये रिकम्बिनेंट, यानी अगर सब के सब 965, ये भी 965 होते, ये भी 965, ये सब के सब 965 होते, ये 100 सब के सब अगर 100 होते, या सब के सब अगर ये वाला 40 है तो ये भी 40 होता, ये भी 40, ये भी 40 होता। अगर ऐसा रेशो, अगर ऐसा होता तो रेशो क्या था, 1:1:1:1, इस तरह। अगर वाली मैं बात कर रहा हूं, अगर इस तरह बच्चे आ जाते तो हम कहते, रूल की तरफ आ जाओ, नो लिंकेज। इस केस में होगा नो लिंकेज, दैट इज नो लिंकेज, पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट इन द सेम रेशियो। अगर ऐसा होता तो अब आज के टेस्ट में हमने जब टेस्ट किया उसमें तो हमें रेशियो इस तरह का नहीं मिल रहा है, यहां पर तो ये डेविएट कर रहा है, 1:1:1:1 से ये डेविएट कर रहा है। हमारा रिजल्ट तो काफी मुख्तलिफ है। ये 965 देखो, 944 देखो, 206 देखो, 185 देखो, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा फर्क है। 185 तकरीबन 200, ये 200, ठीक है, ये 150, ये 200, ये 900, तो कितना बड़ा फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पहला जो नो लिंकेज वाली बात इधर है नहीं, नो लिंकेज, इसकी मतलब ये इसमें लिंकेज हो चुका है। अगर यहां पर लिंकेज ना होता, इसमें अगर लिंकेज ना होता तो हमें ये रेशो सेम मिलता। चूंकि रेशियो सेम नहीं मिला, डेविएट हो, तो हम बोलते हैं कि ये नो लिंकेज वाला नहीं, यहाँ पे लिंकेज हो गई है। एक चीज तो श्योर है कि लिंकेज हो गई है। अब लिंकेज अगर हो गया तो लिंकेज के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक है कंप्लीट लिंकेज, दूसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज। मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसको जवाब मिल जाएंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है और कंप्लीट लिंकेज क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। इनकम्प्लीट लिंकेज में आपने ये देखना है, अगर पेरेंटल ज्यादा हो, रिकम्बिनेंट कम हो। पेरेंटल ज्यादा हो तो अब आप ज्यादा देखिए, ये हमारे पास पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, और ये क्या, रिकम्बिनेंट है। इस टेस्ट में अगर हम देखें, गौर से अगर हम देखें, तो यहां पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आ गया है, ये रिजल्ट इसको फॉलो कर रहा है। क्या, जिसमें पेरेंटल ज्यादा है और रिकम्बिनेंट कम है, तो यानी ये एक किस्म का इनकम्प्लीट
लिंकेज हुआ है। क्या हुआ है? इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ है इसमें रिजल्ट में। थर्ड क्या है? कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये है कि अगर सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे, ये 4 ब्लॉक्स है ना, सारे के सारे बच्चे पैरेंटल होते, ओनली एंड ओनली पैरेंटल के होते, यानी ओनली एंड ओनली पैरेंटल टाइप अगर होते तो हम बोलते कि भाई अब कंप्लीट लिंकेज हुआ है। लेकिन इस तजर्बे में कंप्लीट लिंकेज नहीं हुआ है, कंप्लीट या पार्शियल लिंकेज हो गया है, क्योंकि पैरेंटल ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम है। अगर यहाँ कंप्लीट लिंकेज होता तो रिजल्ट कैसे आता? कंप्लीट लिंकेज में ऐसा होता कि ये जो 4 के 4 ब्लॉक्स है सब के सब पैरेंटल होते हैं, सब के सब पैरेंटल होते हैं। मतलब अगर इधर 50 बच्चे आते तो 50 भी इन पैरेंटल की तरह होते, इधर जो 50 बच्चे होते वो भी पैरेंटल होते, इधर भी पैरेंटल होते, इधर भी पैरेंटल होते, सब के सब पैरेंटल होते, तब हम कहते हैं कि ये कंप्लीट लिंकेज है। सो इस टेस्ट से हमें पता चल गया कि जीन लिंक्ड हो गया है। क्यों जीन लिंक्ड हो गया है? क्योंकि हमने इसके लिए रूल बनाया था कि अगर ऐसा कोई गेम आया कि टेस्ट क्रॉस करने के बाद अगर बच्चों का तादाद इस रेशो को नहीं मान रहा था, 1:1:1:1:1, अगर ये नहीं फॉलो नहीं कर रहा था तो लिंकेज हो गया। और हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो बच्चे हैं इंसेक्ट के, ये इस रेशो को डेविएट कर रहा है, लिहाजा लिंकेज हो गई है। अब लास्ट में मॉर्गन ने सोचा कि ये पार्शियल लिंकेज क्यों हुआ है, मतलब असल में गेम क्या है? अगर ये क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है और ये दूसरा जीन है, ठीक है, और ये तीसरा जीन है, आप इनके दरमियान जरा डिस्टेंस को देख सकते हैं। इन दो के बीच डिस्टेंस बहुत कम है और इन दो के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिन जीन्स के ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा हो वो जीन आसानी से एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। जिन जीन का डिस्टेंस ज़्यादा हो उनका लिंकेज ब्रेक हो, उनके बीच में जो लिंकेज है वो इजीली ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? लेट्स सपोज ये हमारे पास है जीन ए और ये हमारे पास है जीन बी और ये हमारे पास है जीन सी, ठीक है। अब इन दो में से ये जिनके बीच फासला बहुत ज़्यादा है, ये इनका लिंकेज इजीली ब्रेक हो सकता है। ए और बी के दरमियान लिंकेज, भाईजान लिंकेज तो मैं इसको बोल रहा हूँ ना कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर सारे जीन मौजूद, तो लिंक्ड जीन तो है ना, 3 के 3 लिंक्ड ABC लिंक्ड जीन है। अब ये डिस्टेंस इधर बहुत बड़ा फैक्टर अदा कर रहा है, रोल अदा कर रहा है। ए और बी के दरमियान चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनका लिंकेज ईजिली ब्रेक हो सकता है, मतलब वो आप उसको मुकम्मल तौर पर ये अपने आप को लिंक नहीं कर सकते। लिंकेज ईजिली ब्रेकअप, लिंकेज ईजिली ब्रेकअप। तो जब लिंकेज इजीली ब्रेकअप हो जाएगा इसका मतलब ये है कि फुल लिंकेज शो नहीं कर सकता, ये पार्शली लिंकेज शो करेगा, इनकम्प्लीट लिंकेज शो करेगा। लेकिन इसके मुकाबले में बी और सी जो है, जीन बी और सी, उनके दरमियान फासला बहुत कम है। बहुत कम फासला जब जीन के दरमियान हो उनको अलग करना मुश्किल होता है, इज अ डिफिकल्टी। आप थोड़ा इंतजार करें कि क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। उनको अलग करना मुश्किल होता है, लिहाजा इनका लिंकेज डिफिकल्ट होगा ब्रेकअप करना, लिंकेज डिफिकल्ट टू ब्रेक। आप इनके लिंकेज को ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, यानी ये दो जीन स्ट्रांगली कंप्लीटली लिंक करेंगे, इनका निकालना जो है सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। अब ये रिजल्ट ने TH मॉर्गन को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया कि यार इतने ज़्यादा पैरेंटल है तो ये थोड़े बहुत रिकम्बिनेंट कर क्या रहा है, बड़े सोच रहा था। कुछ उन्होंने कहा कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो गई है, यानी लिंकेज कहीं पर ब्रेकअप हो गया है। उसके जहन में आया, खोपड़ी के अंदर कुछ आया कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट क्या कर रहे हैं, सबको आना चाहिए था
पैरेंट आना चाहिए। थोड़े बहुत रिकम्बिनेंट की मौजूदगी टी.एच. मॉर्गन के जहन में एक पॉइंट डाल देता है कि कहीं ना कहीं ये लिंकेज ब्रेक हो गया है, ये रूल टूट गया है। तो उन्होंने देखा, इसके पीछे इसको रीज़न मिला। क्या रीज़न मिला ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर बता देते हैं कि ये जगह आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये है भाई क्रॉसिंग ओवर। क्या है? क्रॉसिंग, हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या था? क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमोसोम, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है। होता क्या है कि यहाँ पर जीन पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी जीन पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जीन है, यहाँ पर भी जीन है। ये क्रोमोसोम अपना सेगमेंट्स एक दूसरे के हवाले कर देते हैं। ये क्रोमोसोम अपना सेगमेंट इसके हवाले कर देगा। लेट सपोज आपकी आसानी के लिए मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट सपोज दिस इज द, ये यहाँ से मैं इसको ये इस तरह रेड कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम लोग ब्लू कर लेते हैं, राइट। अब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर में ये क्रोमोसोम अपना ये वाला हिस्सा इस क्रोमोसोम के हवाले कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला क्रोमोसोम, और जो रेड क्रोमोसोम का पार्ट है वो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप खुद ही सोचे, जो जीन इन क्रोमोसोम के ऊपर थे, यहाँ पर जो थे, वो जीन अब यहाँ पर आ गए, और यहाँ से जो जीन थे वो अब यहाँ पर आ गए। सो ये जीन यहाँ पर आ गए और वहाँ से जीन इस तरफ आ गए। अब देखिए, अब ये क्रोमोसोम जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तब तो जीन भी अलग हो गए ना। तो पहले वो जीन दोनों इधर एक दूसरे के पार्टनर थे, अब वो जीन इधर आ गए। इसका दोस्त शुरू में यहाँ पर दोनों इधर पड़े थे, अब इसका एक दोस्त इधर आ गया। अब जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा तो जीन भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ये लिंकेज जो है टूट जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है ये कब होता है? जब एक सेल डिवाइड होता है, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर जो है हमारे पास इवोल्यूशन लाता है, जानदारों के अंदर नई खूबी लाता है, न्यू रिकॉम्बिनेशन लाता है। तो ये बाद में टी.एच. मॉर्गन के जहन में आ गया कि तो थोड़ा बहुत जो लिंकेज ब्रेकअप हो रहा था वो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से था। अब मैं डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। क्रॉसिंग ओवर के बावजूद भी एक बात याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर के बावजूद भी अगर दो जीन के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा हो तो ज़्यादा फासले की वजह से ये हो सकता है कि ये जीन मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आ जाए, वो आ जाए। लेकिन अगर इन दो जीन के दरमियान फासला बहुत कम हो तो अगर ये टुकड़ा आ भी जाएगा तो ये दो पार्टनर, अगर ये पूरा का पूरा टुकड़ा इस तरफ आ जाए, ये पूरा टुकड़ा जो है ये इस तरफ आ जाए, तो पूरे टुकड़े में वो जो दो पार्टनर थे वो अभी भी इधर आ जाएंगे, वो अभी भी सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया हो। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।